नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज हम जानेंगे ज्योग्राफी इकाई 5 यानी कि पाठ का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। दोस्तों, आज मैं इस पाठ से महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक निकाल लें और मेरे कराए गए प्रश्न को भली भांति लिखें और याद करें ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा अंक ला सके। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार एक प्रधान कृषि राज्य है जहाँ पे 80% आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। दोस्तों, बिहार मेरा क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की आबादी 80% कृषि पर निर्भर रहती है। दूसरा दोस्तों मेरा पॉइंट है, बिहार में 4 फसलें लगाई जाती है। तो दोस्तों, बिहार में कितने फसल लगाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में 4 फसल लगाई जाती है। अब कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भदई, अगहनी, रवि और गर्मा फसल लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इनका डिफिनेशन आप लोगों के सामने बता दूं कि भदई फसल क्या होता है, अगहनी फसल क्या होता है, रवि फसल क्या होता है और गर्मा फसल क्या होता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहला है भदई। इसकी शुरुआत मई जून में होती है और अगस्त सितंबर में कटाई कर ली जाती है। दोस्तों, भदई फसल की शुरुआत कब होती है? मई जून में इसे रोपा जाता है और अगस्त सितंबर में इसे काट लिया जाता है। अब इसमें फसल कौन कौन से रोपा जा सकता है दोस्तों? तो भदई धान रोपा जा सकता है, ज्वार रोपा जा सकता है, बजरा, मकई, जूट, सब्जी और इत्यादि फसल लगाए जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अगहनी फसल। अगहनी फसल को हम खरीफ फसल भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगहनी फसल को कौन फसल कहते हैं? दोस्तों, खरीफ फसल भी कहते हैं। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो दोस्तों, यह फसल जो है कब रोपा जाता है दोस्तों? तो जून से अगस्त के बीच में इसे रोपा जाता है और नवंबर से दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। कौन कौन से फसल होते हैं दोस्तों इसमें? याद रखिएगा, धान होता है, ज्वार होता है, बजरा होता है, अरहर होता है, गन्ना होता है और इत्यादि। अब चलते हैं दोस्तों रबी फसल के बारे में कि रबी फसल किसे कहते हैं दोस्तों? तो रबी फसल जान लें कि यह फसल अक्टूबर नवंबर के मध्य लगाया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो दोस्तों, यह जो है अक्टूबर नवंबर में इसे रोप दिया जाता है और अप्रैल के अंत यानी मई के शुरुआत तक इसे क्या काट लिया जाता है। जैसे में इसका फसल क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, दलहन हो सकता है, तेलहन हो सकता है इत्यादि। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हुआ मेरा गर्मा फसल। गर्मा फसल के बारे में जान ले। इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। दोस्तों, यह फसल जो है वो गर्मी के मौसम में लगाया जाता है जहां अत्यधिक पानी यानी सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां यह फसल लगाया जा सकता है, जैसे में कि धान, सब्जियां और इत्यादि। चलिए दोस्तों, फिर अगला पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार 1 नंबर का पूछा करता है बोर्ड में। तो दोस्तों चलिए, पहला पॉइंट हुआ मेरा बिहार की प्रमुख फसलें के नाम बताएं। दोस्तों, बिहार में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं इसके नाम आप जान ले कि पहला है दोस्तों धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और फूल इत्यादि। इतने सारे मेरे फसल बिहार में लगाए जाते हैं। दोस्तों, फिर मैंने अगला पॉइंट रखा है कुछ, बिहार में धान की फसलें कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, धान के फसल बिहार में कितने प्रकार के लगाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भदही, अगहनी और गर्मा। भदही, अगहनी और गर्मा 3 फसल जो है वो बिहार में लगाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बार बार बोर्ड में पूछा करता है कि बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन वाला जिला।
दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार में सबसे अत्यधिक धान उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है रोहतास और तीसरा है औरंगाबाद। 3 जिला है जो धान उत्पादन में सर्वाधिक है। उसके बाद दोस्तों है, मैंने पॉइंट रखा है बिहार गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी भारत में गेहूं उत्पादन वाला बिहार कितने स्थान पे है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरा स्थान बिहार का आता है गेहूं उत्पादन में। उसके बाद फिर मैंने दोस्तों रखा है कि बिहार का यह तीसरा उत्पादन मक्का है, यानी दोस्तों भारत में तीसरा स्थान मक्का उत्पादन का बिहार का है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार जो है वो 3 नंबर पर आता है पूरे भारत में मक्का उत्पादन में, और पूरे भारत में बिहार जो आता है 2 नंबर पे गेहूं के उत्पादन में। अब दोस्तों जान लेते हैं मोटे अनाज के बारे में। यहाँ बार बार कुछ दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से लड़के समझ नहीं पाते हैं कि मोटे अनाज होते क्या हैं। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, मोटे अनाजों में महुआ, मिलेट, जवार और बजरा। दोस्तों फिर बता देता हूं, महुआ, मिलेट, जवार और बजरा सम्मिलित किया जाता है मोटे अनाजों में। अब जान लेते हैं कि मोटे अनाज सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पहला स्थान जो है वो मधुबनी जिला का है, हाँ दूसरा स्थान जो है वो किशनगंज जिला का है। अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे, जूट उत्पादन। जूट उत्पादन का बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है। बिहार का तीसरा स्थान है। दोस्तों जूट जहां कहाँ होता है, तो जैसे अधिक जहां सिंचाई हो, जहां अधिक वर्षा हो, जहां बाढ़ का क्षेत्र हमेशा बना रहता हो, वहां पे जूट की हम खेती करते हैं। यह संपूर्ण देश में 8% जो है जूट उत्पादन बिहार करता है, जिसका स्थान कितना पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह 3 नंबर पर पूरे भारत में आता है जूट उत्पादन में। तो चलिए अब फिर चलते हैं आगे दोस्तों, तंबाकू उत्पादन। तो चलिए तंबाकू उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है। इसकी खेती के लिए गंगा के दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। समस्तीपुर और वैशाली जिले प्रसिद्ध हैं। दोस्तों तंबाकू उत्पादन भी वही सिंचाई की व्यवस्था जहां अत्यधिक हो, गंगा के किनारे में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पूरे भारत में 6ठा स्थान तंबाकू उत्पादन का बिहार का है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ कौन कौन से जिले सबसे अधिक उत्पादन करता है तंबाकू, तो दोस्तों याद रखिएगा समस्तीपुर एक करता है और दूसरा है वैशाली है। उसके बाद और भी जिले हैं जहां उत्पादन होता है, जैसे समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और इत्यादि। अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, बिहार है में हमारा कृषि प्रधान है। तो दोस्तों याद रखिए कृषि की समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है, कृषि की समस्या क्या है। कृषि की समस्या अत्यधिक है, बिहार में कृषि की समस्या अत्यधिक है, इसलिए 80% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या क्या समस्या है आप जान लीजिए दोस्तों, कि मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता की ह्रास। दोस्तों मिट्टी कटाव और गुणवत्ता की ह्रास कैसे हो जाती है कि अत्यधिक जहां पे बाढ़ आता है एक जगह से मिट्टी कटाव करके दूसरे जगह चले जाता है, जिसके कारण पैदावार जो है अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है मिट्टी कटाव, यानी यहाँ आप डाल सकते हैं बाढ़ भी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है घटिया बीजों का उपयोग। बिहार में घटिया बीजों का उपयोग भी होता है। और दोस्तों है खेतों का छोटा आकार, छोटे छोटे खेत हैं जिसके कारण आपस में भाई लड़ाई झगड़ा करके कारण खेतों के बंटवारा कर लेते हैं, जिसके कारण खेत छोट छोट हो जाता है, अच्छी सिंचाई अच्छी ढंग से नहीं हो पाती है। उसके बाद दोस्तों सिंचाई की भी समस्या है, पानी की समस्या है। उसके बाद दोस्तों एक हुआ मेरा बाढ़। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है बहुत अच्छा है, आजादी के पूर्व की नहरें। अब आजादी के पूर्व की नहर कौन कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा सोन नहर है, सारण नहर है, ढाका नहर है और त्रिवेणी नहर है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि एक लाइक करिएगा मुझे तो मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं इससे भी बेहतर ढंग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर संतुष्ट हैं, अगर खुश हैं मेरे वीडियो से, तो एक लाइक को जरूर करिएगा मेरे। तो चलिए दोस्तों फिर आगे हम चलते हैं आजादी के बाद की नहरें। आजादी के बाद से कौन कौन से नहर बनी, तो दोस्तों कोसी नहर है, गंडक नहर है, नलकूप है,
कुआं है और तालाब है। दोस्तों इतने जो है आजादी के बाद नहर प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना क्या है दोस्तों? अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए एवं बाढ़ की विभीषिका, सूखों की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का विकास किया गया है। दोस्तों नदी घाटी परियोजना वह है जहां अत्यधिक कहीं सुखाड़ हो जाता है, अत्यधिक बाढ़ आ जाता है, तो उसे बाढ़ को रोकने के लिए नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। नदी से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए नदी घाटी परियोजना की विकास की गई, इसकी शुरुआत की गई ताकि मेरा बिहार और उन्नति कर सके। तो उदाहरण के लिए जैसे हम दे सकते हैं दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, पेयजल और इत्यादि। अब चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है मेरा, बहुत अच्छा पॉइंट है। 3 प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है? दोस्तों 3 प्रमुख परियोजना याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा करता है। इसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, गंडक नदी घाटी परियोजना क्या है, कोसी नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप इसे जरूर सोल्व करिएगा। नदी घाटी परियोजना, दूसरा है गंडक नदी परियोजना और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। ये 3 प्रमुख परियोजना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि अन्य परियोजनाएं। अब 3 तो प्रमुख परियोजनाएं थी, अब अन्य इसके बाद कौन कौन सी परियोजना अभी बिहार में चलती है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, वरनार जलाशय परियोजना, ये अन्य 4 परियोजना भी बिहार में अभी चल रहा है। दोस्तों अब चलते हैं हम आगे। वन संसाधन। वन संसाधन क्या है दोस्तों? बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन क्षेत्र झारखंड में चला गया है। वर्तमान बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। दोस्तों अत्यधिक वन जो है वह कहाँ चला गया? विभाजन के बाद झारखंड में चला गया है। लेकिन वर्तमान में वन कितना है, वन कितना है हमारे पास? तो याद रखिएगा दोस्तों 76.87% जो है वह वन संसाधन हमारे पास है। बोर्ड में पूछा करता है कि बिहार में वन संसाधन कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा 76.87% जो है क्या है? वन संसाधन है बिहार में। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं कुछ पॉइंट रखा हूं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से 2 वर्गों में रखा जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा है दोस्तों सूक्ष्म पतझड़ वन। ये 2 होते हैं कि आर्द्र पतझड़ वन और सूक्ष्म पतझड़ वन। बिहार के 2 वर्गों में इसे रखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट मैंने 3 पॉइंट रखा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार पूछा करता है यह कि बिहार में कुल 6374 वर्ग किलोमीटर में अधिसूचित वन क्षेत्र है। अधिसूचित वन कितना किलोमीटर में है दोस्तों? तो याद रखिएगा 6374 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद दूसरा दोस्तों है कि मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अतिसंघन वन है। तो दोस्तों याद रखिएगा अतिसंघन वन कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 76 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग वीरान अथवा विलुप्त है। दोस्तों याद रखिएगा कि अधिसूचित क्षेत्र वीरान अथवा विलोपित कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 50% है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं प्रश्न और उत्तर के साथ। थैंक यू मेरे दोस्त।